हेलो दोस्तों, नमस्कार। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? जो हमारा संविधान बना उसके बाद कितनी बार संविधान संशोधन किया गया? संशोधन शब्द का अर्थ आपको अगर सही से समझ में आ रहा होगा तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 24वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा था पहले। 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे 42 जो संविधान संशोधन है 42वां, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। तो संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, क्योंकि जब संविधान बनाया गया उस समय पर हमारे जो संविधान सभा के निर्मात्री थे या जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने कहा कि संविधान को हम स्थायी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थायी हो। ठीक है ना? इसका मतलब यही है कि संविधान में बदलाव होते रहेंगे। समय समय पर जैसी डिमांड आएंगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरीके से संविधान में संशोधन होते रहेंगे। लेकिन संविधान संशोधन के लिए आप एक चीज़ सोचिए, इतना आसान भी नहीं है कि संविधान संशोधन कर लिया जाए। अगर एक कोई सत्ता पार्टी अधिक हावी है तो वो आसानी से संशोधन कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। और इतना जैसे कि ब्रिटेन में है, और इतना कठिन भी नहीं है जितना कि अमेरिका में है। तो हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो कठोर और लचीला दोनों तरीके से, इसको एक सामंजस्य दोनों के बीच में बिठाया गया है। संविधान का जो भाग 20 है उसके तहत अनुच्छेद 368 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। और हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। प्लीज़ अभी इसे स्किप ना करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें और प्लीज़ कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जो संविधान संशोधन है उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह संविधान एवं इसकी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। किसको? संविधान को एवं इसकी व्यवस्था को। संविधान में ही तो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इसको ये संशोधित कर सकती है। कौन कर सकता है? आर्टिकल 368। एक नंबर कि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आता रहता है। भाग 20 यहां से भी क्वेश्चन उठता है, लेकिन इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या बात कही गई है? मूल ढांचा। नेक्स्ट वीडियोस में ही हम जानेंगे कि मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, आप मूल ढांचे के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे जब मैं आपको चैप्टर बताऊं आपको बहुत मजा आएगा। यह व्यवस्था केशवानंद भारती मामले में 1973 में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि इसी में ये व्यवस्था की गई थी कि मूल ढांचा क्या है। जैसे कि संघीय होना, संसदीय होना, हमारे देश की जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे एकल नागरिकता, ये छोटी, अभी हम आपको एक दो चीज़ें बता रहे हैं छोटी मोटी, बाकी आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर रहा है कि ये मूल ढांचा होगा। तो पहली चीज कि 1973 के तहत यह व्यवस्था की गई थी। अब संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 में, उसके थोड़े से प्रावधानों को जान लेते हैं। पहला प्रावधान अगर बात करें कि संविधान का जो संशोधन है और आरंभ कराना है तो संसद के किसी भी सदन में, 2 सदन है उनमें से किसी भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा में और चाहे लोकसभा में, दोनों जगह पर इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। और लेकिन ये प्रक्रिया विधानमंडल में नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? राज्यों के जो विधानमंडल है उनमें ये प्रक्रिया नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी जो सदस्य होगा वो उसे पेश कर सकता है। ठीक है? इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है, पहले की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। मतलब जो पूर्व स्वीकृति है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन मतलब पेश कर सकता है? तो या तो कोई मंत्री कर दे या फिर कौन कर दे, कोई गैर सरकारी सदस्य भी कर सकता है। मतलब मंत्री कर सकता है और गैर सरकारी सदस्य कोई इसे कर सकता है। तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई। पहला कि किसी भी सदन में से पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए, और दूसरी बात ये कि इसे जब हम पेश कर देगा कोई व्यक्ति जो मंत्री हो सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य हो सकता है,
और इसके लिए उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है, यह अनिवार्य बात है। अब विशेष बहुमत के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। संसद के जितने सदस्य हैं उनकी संख्या, सदन के जितने सदस्य हैं उनकी संख्या प्लस उसमें उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 50% से अधिक होनी चाहिए, या फिर उपस्थित जो सदस्य हैं उनसे 2/3 बहुमत में मतदान हुआ हो। तो ये चीज आपको समझ जानी चाहिए। एक और चीज है कि प्रत्येक सदन में जो हमारा विधेयक है उसको प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, पहली चीज। अब एक चीज और समझिएगा, दोनों सदनों के बीच अगर कोई असहमति बनती है तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आर्टिकल 368 के तहत ऐसी कोई बात आती है कि अगर दोनों सदन आपस में सहमत नहीं है तो ये प्रक्रिया संविधान के 368 आर्टिकल में नहीं दी गई है कि वो संयुक्त बैठक बुलाई जा सके या उनका कोई निर्णय लिया जा सके, तो ये इसका प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक में, अब एक चीज और है कि अगर विधेयक में संविधान का जो संघीय व्यवस्था है उसके संशोधन की बात की जा रही है तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि आधे से अधिक राज्य के जो विधानमंडल हैं उनका अनुमोदन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उनका अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और अगर एक चीज और आती है कि राष्ट्रपति जब इसके बाद जो विधानमंडल में बन चुका, राष्ट्रपति अब सहमति दे देंगे, राष्ट्रपति विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उसकी ये मजबूरी है कि उसे ना तो वो विधेयक को अपने पास रख पाएगा और ना ही उसे संसद में पुनर्विचार के लिए वो भेज सकेगा। तो उसकी मजबूरी होगी कि उसे उस पर स्टैंप लगानी होगी, मतलब उसे उसको पारित करना ही होगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। इसे ही हम संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं और संविधान में अधिनियम की तरह एक समावेश इसमें कर लिया जाता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं आपको ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रहे। पहला पॉइंट, संविधान संशोधन के लिए इसका जो आरंभ हो सकता है वो संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। पहली चीज, इसे कौन ये लेकिन विधानमंडल में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कहती है कोई भी गैर सरकारी सदस्य या फिर मंत्री इसके लिए इसे पेश कर सकता है और इसके लिए उसे राष्ट्रपति की पहले से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत भी मैंने आपको बता दिया है। सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या प्लस जो उपस्थित सदन में कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या से इसे पारित होना आवश्यक है 2/3 बहुमत से। प्रत्येक सदन में विधेयक जो है उसको अलग अलग पारित करना पड़ेगा। अगर दोनों में कोई गतिरोध बनता है तो इस बात पर विधेयक जो होगा उस पर कोई संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जाएगी। एक और बात, यदि विधेयक संविधान के संघीय व्यवस्था के संशोधन के बारे में बात करता है तो आधे से अधिक जो राज्य हैं, उन जो विधानमंडल हैं, उनको सामान्य बहुमत से, उनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उनको सामान्य बहुमत से उन्हें पारित कराना पड़ेगा, तभी जाके वो काम चलेगा। और इसमें एक चीज और है, राष्ट्रपति बाद में क्या करेगा कि विधेयक को सहमति दे देगा अपनी, ना तो वो अपने पास उसे रोक सकता है और ना ही उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। तो ये आपको संशोधन की प्रक्रिया एक मोटे तौर पर समझ में आ गई होगी कि क्या क्या प्रावधान है। अब देखते हैं लिखी हुई बात को प्रॉपर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 की बात कर रहे हैं तो केवल यहां पर संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया, जो विधानमंडलों के लिए है, और विशेष बहुमत संसद से विशेष बहुमत की बात कर रहा है। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंधों को संशोधित कर सकते हैं, जैसे कि यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना कि संविधान में बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान के द्वारा भी कराया जा सकता है संविधान में संशोधन, लेकिन यह प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 368 के तहत यह प्रक्रिया
नहीं आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की अगर बात करी जाए तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। लेकिन अगर आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो संविधान कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। ये बात समझने योग्य है और आपको समझनी भी चाहिए कि किस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन में आपको घुमाया जा सकता है कि संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है, आप फटाफट लिख देंगे 3 तरीके से, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये बात आती है कि आर्टिकल 368 के तहत हम कितने तरीके से संविधान को संशोधित कर सकते हैं, तो ये 2 तरीके से है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार संसद के साधारण बहुमत द्वारा, पहला। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा जिन जिन का संशोधन किया जा सकता है उनके बारे में पहले देख लेते हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन समझ लेंगे, 2-4 आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। जैसे कि साधारण बहुमत से कौन कौन आते हैं, ये अक्सर कर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है और स्टेटमेंट वाइज पूछता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और समझ इन चीज़ों की होनी चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, किसके अंदर आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। साधारण बहुमत के द्वारा इसे समाप्त या फिर इसका निर्माण किया जा सकता है। संसद की गढ़पूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों एवं जो समितियां हैं उनके लिए विशेष अधिकार, जो संसद की समितियां हैं उसके लिए विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में प्रवर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति, किसके अंतर्गत है? साधारण बहुमत वाले। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये किस चीज के अंतर्गत आए? ये साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन हो सकता है उसके अंतर्गत आए। अब अगर देखें संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो विशेष बहुमत की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। आप देखिए, अर्थात प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3 को बहुमत सदन की कुल संख्या से है। आप बात समझ गए ना, सदन में जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल संख्या, बाकी फिर उपस्थित और मतदान देने वाले, फिर चाहे वो रिक्त स्थान हो या फिर वो अनुपस्थित हो, उससे मतलब नहीं है। इस तरह के संशोधन में शामिल हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भी वे उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं रखते हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा, अब इसमें देखेंगे संविधान के उपबंधों में संशोधन करने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाना होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक उसके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से इसे पास होना चाहिए। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। आप जरा जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे फैक्ट्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, प्री के लिए क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, मेंस के लिए आप क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। कोई चैप्टर तभी कंप्लीट होगा जब आप किसी टीचर से पढ़ लें, उसे फिर उसके बाद पढ़ें, अपने संक्षिप्त नोट्स बनाएं और उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करें। करंट से हमेशा जुड़े रहें। करंट के लिए कभी ये मत सोचिएगा कि जब टाइम आएगा एग्जाम के टाइम 1-2 महीने पहले मैं पूरा कर लूँगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर किसी के लिए एक जैसे नियम लागू नहीं होते हैं। कुछ लोग पहले से रहते हैं कि चलो ठीक है मैं जीएस आराम से कंप्लीट कर लेता हूँ, 2 महीने में मैं करंट कर लूँगा। हो तो जाती है लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत हौच-पौच हो जाती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जब बहुत अच्छे से आप पहले से पढ़ते चले आए होंगे तो कई क्वेश्चन तो आप करंट के ऐसे ही कर लेंगे। यूपी पीसीएस में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट के आते हैं और वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार बहुत डीप पूछे जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि अगर आप उसको बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज़ करंट के नोट्स बनाते रहें और उन्हें लिखते रहें और बाकी जीएस के नोट्स भी संक्षिप्त में बनाएं ताकि आप एग्जाम के 1 महीने पहले उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी।
तो आधे से अधिक जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों द्वारा इसे बहुमत से पास कराना चाहिए। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से इसे पास होना चाहिए और उनका अनुसमर्थन भी कराना होता है। विधेयक की स्वीकृति के लिए राज्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। ये नहीं बताया गया कि कब तक वो स्वीकृत दें, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है देखिए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, समझ रहे हैं ना क्या आ रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा क्या है? संघ और राज्यों की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। देखिए ना, संघ की और राज्यों की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व या संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। खुद की सोचो, 368 की प्रक्रिया को भी संशोधित किया जा सकता है। तो ये भी काफी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हमेशा मैं कहती हूँ हर टॉपिक के बाद में जितने भी टॉपिक पढ़ लेंगे आप, आलोचना जरूर होती है। और आलोचना मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हर आलोचना गलत ही हो, आपको एक खुले दिमाग से सोचने की एक शक्ति प्रदान करती है। आपको भी हर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए, ताकि इससे आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से लिख सकेंगे और अच्छे से इसे समझ भी सकेंगे। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, आलोचना क्यों करी गई? किसी अलग विशेष निकाय का ना होना। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद के पास ही सौंपी गई है। अमेरिका की तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई अलग निकाय हो। तो किसी अलग विशेष निकाय का ना होना जैसा कि अमेरिका में है, और संसद अकेले ही संविधान के बड़े हिस्से को संशोधित कर सकती है। बस कुछ ही विधानमंडलों को अधिकार है, और दोनों सदनों में कोई गतिरोध आता है तो इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 368 में दोनों सदनों में अगर कोई गतिरोध आता है तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इसमें कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जबकि साधारण विधेयक के लिए क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो देखो ना, इसमें संशोधन की प्रक्रिया में आलोचनाएं जो लोग कर रहे हैं वो चीजों को बता रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप उससे जुड़े रहें। और प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं, अपने बहुत वैल्यूएबल सुझाव में ज़रूर दें कि मैं और इसमें क्या सुधार कर सकती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।